हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण सरकार की जो गाइडलाइन आई है कि कोचिंग संस्थान को बंद करना है, जिसके कारण सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए। हमारा भी जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसे भी बंद कर देना पड़ा है। तो टेस्ट सीरीज बंद होने के बाद हम अब चाह रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन की तरह हम बैठे नहीं और आप भी ना बैठें और हमारा और आपके बीच जो एक जुड़ाव था वो बना रहे। तो हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में लेकर आ रहे हैं और जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जो क्वेश्चन हुआ है उसी का डिस्कशन हम लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन के रूप में। तो हम मैथ्स को भी लेकर आ रहे हैं और जीके को भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन दो अलग-अलग फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं। दोनों का वीडियो अलग-अलग होगा क्योंकि एक लंबी वीडियो हो जाती है, तो लंबी वीडियो बनाने में भी परेशानी होती है और आपको देखने में भी उतना लंबे टाइम तक आप वॉच नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आप थंबनेल में देखा है जो फ़ोटो, उसी बुक्स के सारे क्वेश्चंस को मैं कराने जा रहा हूँ आपको। आज मैं क्वेश्चंस का सिर्फ़ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कराऊँगा। आप अपने विचार ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि क्या डिस्कशन क्वेश्चन के साथ भी दिया जाए या फिर सिर्फ़ क्वेश्चन का आंसर बताकर और आगे बढ़ा जाए। तो आपकी जैसी विचार आएगी, आपके जैसा सलाह आएगा, हम उसे ज़रूर लागू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एलपीजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगले क्वेश्चन पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिलवाड़ा का मंदिर में स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर कहिए, दिलवाड़ा का मंदिर कहिए, वही ये नाम है ना? तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू में। कहाँ पे है? माउंट आबू में, राजस्थान में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत की संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक जो था वो 1986 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1986 में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है बुखार होता है, यानी है बुखार है ना? ये है बुखार जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये परागकण की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? परागकण की उपस्थिति के कारण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर के नाम से जाना जाता है। तो मानसून से पूर्व यानी मानसून आने से पहले केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा। ये क्वेश्चन आपका एसआई के एग्जाम जो हुआ आपको 26 दिसंबर को, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो लोग कहते हैं कि इसे एनटीपीसी का सेट बनाए या फिर एनटीपीसी का जीके पढ़ेंगे तो क्या इसमें आएगा? अरे भैया, जीके एक ही होता है जो हर एग्जाम में आता है। थोड़ी बहुत अंतर पड़ती है जीके में, ठीक है? तो देखिए ये क्वेश्चन सेम हूबहू यही क्वेश्चन आया है ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 8 मई को मनाया जाता है। हम देखिए रेड क्रॉस के बारे में आपको बहुत सारी चीज बता सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ हुआ इसका, कब कब इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये सारी चीज बता सकते हैं। लेकिन वैसे वीडियो बनाते हैं थोड़ा लंबा टाइम जाता है। अगर आपका कमेंट्स बॉक्स में डिस्कशन के बारे में अगर आपका बात आता है तो हम उस तरह से भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनफ्रेंडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो इनफ्रेंडा पौधे को अनावृतबीजीय पौधे के अंतर्गत रखा गया। किस पौधे के अंतर्गत? अनावृतबीजीय पौधे के अंतर्गत रखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? यानी राष्ट्रीयकृत बैंकों की अब संख्या जो रह गई है वो 12 रह गई। कितनी रह गई है? 12 रह गई। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैंक को मर्ज करके बना दिया गया। बहुत सारे बैंक में मर्ज कर दिया गया, दूसरे बैंक में विलय कर दिया गया है। कब कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण किसके समय हुआ था, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ऑप्शन से ही बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि एचआईवी की इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो एचआईवी की इलाज नहीं होगा तो आपको एड्स हो सकता है। क्या हो सकता है? एड्स नामक बीमारी हो सकता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मेंस सिंगल ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020। तो 2020 का क्वेश्चन अब कम पूछने की संभावना है, लेकिन याद रखिए 2021 में, कब का, 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ मेंस सिंगल का जो विजेता है और उप विजेता, तो विजेता का नाम है नोवाक जोकोविच। क्या नाम है? नोवाक जोकोविच विजेता है। और आपका ये उप विजेता का नाम पूछेगा तो आपका नाम आ जाएगा देमेट्री मेराटोवा, है ना, याद रखिएगा देमेट्री मेराटोवा इसका क्या हो जाएगा? उप विजेता हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च किया था? तो समुद्र तक दांडी मार्च जो उनका किया गया था वो 1930 में किया गया था। 5 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को ये खत्म हो गया था। चलिए आते हैं 12 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। क्या नाम है उसका? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत में प्रथम परमाणु बम का प्रशिक्षण कब किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण जो किया गया है वो 1974 में किया गया है। परमाणु प्रशिक्षण से संबंधित एनटीपीसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए परमाणु से संबंधित। तो परमाणु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़िए। वैसे मैं डिस्कशन कराना शुरू करूंगा जब बेहतर तरीके से, कि हर क्वेश्चन को कैसे डिस्कस कराया जाता है, जो मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में करा रहा था। तो थोड़ी सी वीडियो का टाइम जो लंबा होगा, लेकिन वो सारे कंटेंट मैं आपको दूंगा इसमें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मशरूम मद्रास की पहली छाता के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा है? तो कविता गोपाल के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया था। 2019 का ये क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी की ये मात्रक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 से हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन का मतलब था, सी नंबर विकल्प इसका सही होगा, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। किसके समर्थन में? तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? कौन सा एजेंडा नहीं है इसका? तो इसका एजेंडा में शामिल नहीं है ए नंबर की विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक उसको कमी करना, ये इसके एजेंडा में शामिल नहीं है। बाकी 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त कर देना, और राष्ट्र के भीतर और राष्ट्र के मध्य असमानता को कम करना, ये तीनों लक्ष्य है उसका, लेकिन ये वाला लक्ष्य नहीं है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्नलिखित में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो घरों के बाहर जो सजाया जाता है उसमें कला का जो शैली का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है कोलम। क्या नाम है? कोलम नामक कला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारत में महान्यवादी की प्रक्रिया के द्वारा, सॉरी महान्यवादी नहीं है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा को नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है वो प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है 24 नंबर की दीफू दर्रा कहाँ पे स्थित है? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया या ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो ऑटोमोबाइल का कैपिटल कहा जाता है चेन्नई को। किसे कहा जाता है? चेन्नई को। या डेट्रॉयट ऑफ एशिया कहा जाता है चेन्नई को। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो अपर्णा कुमारी नाम है उन्हें। क्या नाम है? अपर्णा
कुमारी नाम है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो आज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। क्या नाम है उसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी में। किसमें पाया जाता है? विटामिन बी में पाया जाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था। यंग बंगाल आंदोलन जो था वो विलियम हेनरी डेरिजियो के द्वारा शुरू किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जबकि पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगी, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में। तो चार मीनार कहाँ पे? ये हैदराबाद में है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधिकार में कार्य करते हैं। तो जिला और सत्र न्यायाधीश जो है वो राज्य के उच्च न्यायालय के सीधा नियंत्रण में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था। तो ये अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। तो कल्पना चावला के जीवन पर जो आधारित पुस्तक लिखा गया था जीन पियरे हैरिसन द्वारा, उसका नाम है द एज ऑफ टाइम। क्या नाम है उसका? द एज ऑफ टाइम नाम है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो संविधान के भाग 4 में किया गया है। आगे है 36 नंबर की वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कब से जारी किया जाता है। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है वो 2012 से जारी किया जाता है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कब से जारी किया जाता है? 2012 से जारी किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है पेनिसिलियम एक है। तो पेनिसिलियम एक क्या है? तो पेनिसिलियम एक कवक है। क्या है? एक कवक है। 38 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो संश्लेषित ऊर्जा तो है वो ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। 39 नंबर क्वेश्चन करा है कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में है। तो विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। 40 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो महावीर जी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो ये था 40 क्वेश्चन। मैंने इसे ऑप्शन को सीधा पढ़ के और आगे निकल गए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसे हर ऑप्शन को डिस्कशन कराया जाए जैसे मैं कराता था ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में, तो मैं वैसे भी करा दूंगा। बस आपका एक कमेंट्स चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।